नमस्कार, विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक के साथ मैं हूं दिव्या तोमर। आइए सबसे पहले बात करते हैं इस अंक की खास खबरों के बारे में। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति के 7वें दौर की नीलामी शुरू की गई। साउथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म के तहत पहला एग्रीटेक कोहॉर्ट लॉन्च किया गया। भारतीय रेलवे के वित्त पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक कैग की रिपोर्ट जारी की गई। श्रीलंका ने 13 और भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया और विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की तर्ज पर आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता उपाय प्रदान किए गए। और आइए अब खबरों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। इस अंक की सबसे पहली खबर पेपर 3 के टॉपिक ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति के 7वें दौर की नीलामी शुरू की गई है। घरेलू हाइड्रोकार्बन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए हाइड्रोकार्बन अन्वेषण तथा लाइसेंसिंग नीति हेल्प के तहत खुला रकबा लाइसेंसिंग नीति तंत्र आरंभ किया गया है। ओपन एक्रिएज लाइसेंसिंग प्रोग्राम यानी OALP तंत्र के तहत निवेशक सरकार की औपचारिक बोली चरण प्रतीक्षा किए बिना राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी में उपलब्ध अन्वेषण और उत्पादन डेटा का आकलन करके और रुचि की अभिव्यक्ति यानी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जमा करके अपनी पसंद के ब्लॉक में खनन कार्य कर सकते हैं। NDR यानी राष्ट्रीय डेटा रिपोजिटरी भारतीय तलछट बेसिनों के ENP यानी अन्वेषण और उत्पादन डेटा का एकीकृत डेटा भंडार है। OALP के 7वें दौर के तहत 6 तलछट बेसिनों में विस्तारित 8 ब्लॉक्स के लिए बोली लगाई जा रही है। ये ब्लॉक्स 5 राज्यों के 15,766 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर करते हैं। नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति को प्रतिस्थापित करने के लिए वर्ष 2016 में हेल्प यानी हाइड्रोजन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी तंत्र को लागू किया गया था। नेल्प की तुलना में हेल्प का काफी महत्व है। नेल्प के लाभ के बंटवारे की बजाय हेल्प में राजस्व साझाकरण मॉडल अपनाया गया है। नेल्प में अलग लाइसेंस की बजाय सभी हाइड्रोकार्बन के लिए हेल्प में एकल लाइसेंस की व्यवस्था की गई है। गहरे समुद्र में अन्वेषण के मामले में आरंभिक 7 वर्षों के लिए कोई रॉयल्टी देय नहीं होगी। इसके बाद रॉयल्टी की निम्न दरें लागू होंगी, जो कि अल्ट्रा डीप ऑफशोर में 2% से लेकर भूमि पर 12.5% अलग अलग दरें लागू की गई हैं। प्रारंभिक उत्पादन के लिए रॉयल्टी दरों में अतिरिक्त रियायत प्रदान की गई है। हेल्प के अंतर्गत सरलीकृत विवाद समाधान तंत्र भी उपलब्ध कराया गया है। हेल्प में मूल्य निर्धारण और विपणन की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। साउथ इनोवेशन प्लेटफॉर्म के तहत प्रथम एग्रीटेक कोहॉर्ट लॉन्च किया गया। एग्रीटेक कोहॉर्ट को अटल नवाचार मिशन, नीति आयोग और संयुक्त राष्ट्र पूंजी विकास कोष यानी UNCDF द्वारा संयुक्त रूप से SSIP के तहत आरंभ किया गया है। इसका उद्देश्य कोरोना महामारी के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई चुनौतियों से निपटने में एशिया और अफ्रीका के छोटे किसानों की मदद करना है। SSIP को जुलाई 2021 में अटल इनोवेशन मिशन और नीति आयोग द्वारा UNCDF के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य भारत, इंडोनेशिया, मलावी, मलेशिया, केन्या, युगांडा एवं जाम्बिया में उभरते बाजारों के बीच नवाचारों, अंतर्दृष्टि और निवेश के सीमा पार विनिमय को सक्षम बनाना है। एग्रीटेक को तकनीकी नवाचारों के रूप में परिभाषित किया गया है। ये नवाचार या तो अपशिष्ट, लागत और समय को कम करते हैं या उत्पादकता में सुधार करते हैं या फिर दक्षता एवं उत्पादन को प्रोत्साहन प्रदान करके लाभप्रदता को बढ़ावा देते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट रिपोर्ट 3 सामान्य एग्रीटेक रुझानों की व्याख्या करती है, जिसमें शामिल है नई तकनीकों जैसे कि GM फसलों का उपयोग करके अलग प्रकार से उत्पाद निर्मित करना, खाद्य उत्पादन को उपभोक्ताओं के पास लाने के लिए नवीन तकनीकों का उपयोग करना और क्रॉस इंडस्ट्री प्रौद्योगिकियों और अनुप्रयोगों को शामिल करना। कृषि प्रौद्योगिकी यानी एग्रीटेक पर ध्यान देने की आवश्यकता इसलिए भी है क्योंकि भारत में 50% से ज्यादा आबादी कृषि पर निर्भर है। ये क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 15 से 18% का योगदान करता है। भारत में बढ़ती जनसंख्या, बढ़ती हुई औसत आय और वैश्वीकरण के प्रभाव से मात्रा, गुणवत्ता और पौष्टिक भोजन और विभिन्न प्रकार के खाद्य की मांग बढ़ेगी। भारत में आरंभ की गई पहलों की बात करें तो सरकार का किसान सुविधा नामक ऐप किसानों को वर्तमान मौसम, बाजार मूल्य, डीलर की जानकारी, फसलों की सुरक्षा आदि के बारे में निःशुल्क जानकारी प्रदान करता है। सरकार ने वर्ष 2018-19 में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना यानी RKVY रफ्तार के तहत
नवाचार और कृषि उद्यमिता विकास कार्यक्रम शुरू किया था। इसका उद्देश्य इंक्यूबेशन प्रणाली को वित्तीय सहायता प्रदान करके नवाचार और कृषि उद्यमिता को बढ़ावा देना है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का जियो प्लेटफॉर्म भुवन, जो वृक्षारोपण, कीट निगरानी और मौसम पर मूल्यवान डेटा प्रदान करता है। अगली खबर कैग से संबंधित है। भारतीय रेलवे ने वित्त पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी की है। कैग की इस रिपोर्ट के कई प्रमुख निष्कर्ष निकले हैं। कैग की इस रिपोर्ट में बताया गया है कि रेलवे की प्राप्तियों में गिरावट आई है। कुल प्राप्तियों में वर्ष 2018-19 में 6.47% की वृद्धि की तुलना में वर्ष 2019-20 में 8.5% की कमी आई है। दूसरी मुख्य बात है क्रॉस सब्सिडी। इसमें बताया गया है कि माल ढुलाई से होने वाले लाभांश का उपयोग नुकसान की भरपाई के लिए किया गया था। तीसरा है परिचालन अनुपात। रिपोर्ट के मुताबिक ये अनुपात वर्ष 2018-19 में 97.29% से गिरकर वर्ष 2019-20 में 98.36% हो गया था। परिचालन अनुपात यातायात से अर्जित राजस्व के लिए परिचालन व्यय का अनुपात है। अगर परिचालन का अनुपात ज्यादा आता है तो इसका उच्च अनुपात अधिशेष सृजित करने की निम्न स्तरीय क्षमता को दर्शाता है। इस अधिशेष का उपयोग पूंजी निवेश के लिए किया जा सकता है। कैग की रिपोर्ट ने इस संबंध में कुछ सिफारिशें भी दी हैं, जैसे कि आय बढ़ाने के लिए फ्रेट यानी भाड़ा बास्केट में विविधता लाना और अतिरिक्त आय सृजित करने के लिए निष्क्रिय परिसंपत्तियों का दोहन करना। साथ ही आंतरिक राजस्व बढ़ाने के लिए उपाय किए जाने चाहिए ताकि सकल बजटीय सहायता और अतिरिक्त बजटीय संसाधन पर निर्भरता कम की जा सके। इसके अलावा घाटे में चल रहे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कामकाज की समीक्षा करनी चाहिए और रेलवे के गैर कार्यशील सार्वजनिक उपक्रमों की समापन प्रक्रिया को तेज करना चाहिए। रिपोर्ट में ये भी सिफारिश की गई है कि यात्री और अन्य कोच आधारित शुल्कों की समीक्षा की जानी चाहिए ताकि चरणबद्ध तरीके से संचालन की लागत प्राप्त की जा सके और इसकी मुख्य गतिविधियों में होने वाले नुकसान को कम किया जा सके। आइए अब आपको बताते हैं भारतीय रेलवे के वित्त पोषण के स्रोतों के बारे में। इसके अपने आंतरिक संसाधन हैं, माल और यात्री राजस्व, रेलवे भूमि को पट्टे पर देना आदि। इसके अलावा केंद्र सरकार से सकल बजटीय सहायता के तहत इसको वित्त पोषण प्राप्त होता है और अतिरिक्त बजटीय संसाधन में मुख्य रूप से ऋण शामिल है, लेकिन इसमें संस्थागत वित्त पोषण, सार्वजनिक निजी भागीदारी और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश भी शामिल है। अगली खबर पेपर 3 के टॉपिक आंतरिक सुरक्षा और सीमा विवाद से संबंधित है। श्रीलंका ने 13 और भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया। हाल ही में श्रीलंकाई अधिकारियों ने 68 भारतीय मछुआरों और 10 नौकाओं को हिरासत में लिया है। श्रीलंकाई अधिकारियों के मुताबिक ये मछुआरे श्रीलंका के जल राज्य क्षेत्र में अवैध रूप से मत्स्यन कर रहे थे। भारत ने श्रीलंका सरकार के समक्ष भारतीय मछुआरों और नौकाओं की शीघ्र रिहाई का मुद्दा उठाया है। दरअसल भारत श्रीलंका मत्स्यन विवाद के लिए कई कारण उत्तरदायी हैं, जैसे कि इन दोनों क्षेत्रों के बीच परिभाषित समुद्री सीमा की कमी है। हालांकि भारत और श्रीलंका ने वर्ष 1974 से 76 के बीच 4 समुद्री सीमा समझौतों पर हस्ताक्षर किए थे, लेकिन दोनों देशों के बीच कोई सुपरिभाषित समुद्री सीमा नहीं है। दोनों देशों के बीच वर्ष 1974 के समझौते ने संसाधन संपन्न कच्चा तिवु द्वीप को श्रीलंका को सौंप दिया था। इसके अलावा तमिल मछुआरों को इस द्वीप पर सदियों से मछली पकड़ने का पारंपरिक अधिकार प्राप्त था। साथ ही कठोर निगरानी की वजह से अक्सर मत्स्यन विवाद सामने आते हैं। वर्ष 2009 के बाद से श्रीलंकाई नौसेना ने तमिल विद्रोहियों की संभावित वापसी को रोकने के लिए अपनी उत्तरी समुद्री सीमा की निगरानी कठोर कर दी है। ये तमिलनाडु तट के समीप समुद्री संसाधनों की कमी का ही परिणाम है कि भारतीय मछुआरे ज्यादा संसाधन समृद्ध श्रीलंकाई जल क्षेत्र की ओर आकर्षित होते हैं। श्रीलंका ने वर्ष 2017 में अपने जल क्षेत्र में बॉटम ट्रॉलिंग पर प्रतिबंध लगा दिया था। और अब अगली खबर है पेपर 2 के टॉपिक केंद्र राज्य संबंधों पर आधारित। विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे की तर्ज पर आंध्र प्रदेश को विशेष सहायता उपाय प्रदान किए गए। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 से उत्पन्न दायित्व वित्त आयोगों की सिफारिशों तथा नीति आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य के लिए विशेष सहायता उपाय का प्रावधान किया गया था। विशेष सहायता उपाय राज्य द्वारा वर्ष 2015-16 से वर्ष 2019-20 के दौरान हस्ताक्षरित और संवितरित बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं यानी एक्सटर्नली एडेड प्रोजेक्ट्स के लिए ऋण और ब्याज के पुनर्भुगतान के जरिए प्रदान किए जाएंगे।
विशेष श्रेणी राज्य का दर्जा पहली बार वर्ष 1969 में प्रस्तावित किया गया था। ये उन राज्यों के विकास में सहायता के लिए केंद्र द्वारा किया गया एक वर्गीकरण है जो पहाड़ी क्षेत्रों, सामरिक अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं, आर्थिक और ढांचागत पिछड़ेपन और गैर व्यवहार्य राज्य वित्त जैसी भौगोलिक और सामाजिक आर्थिक हानि का सामना करते हैं। 14वें वित्त आयोग ने विशेष श्रेणी राज्य के दर्जे को केवल उत्तर पूर्वी और 3 पहाड़ी राज्यों तक ही सीमित रखा था। विशेष श्रेणी राज्य की श्रेणी के तहत केंद्र सरकार सभी केंद्र प्रायोजित योजनाओं और बाहरी सहायता पर राज्य व्यय के 90% हिस्से का भुगतान करती है, जबकि शेष 10% ब्याज की 0% दर पर राज्य को ऋण के रूप में दिया जाता है। इसमें बिना खर्च किया हुआ धन लैप्स नहीं होता है और इसे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता है। विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त राज्यों को निवेश आकर्षित करने के लिए सीमा शुल्क, कॉर्पोरेट करों, आयकर और अन्य करों में छूट प्रदान की गई है। आइए बात करते हैं कुछ संक्षिप्त लेकिन परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। सीए, सीडब्ल्यूए और सीएस संशोधन विधेयक 2021। लोकसभा ने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कॉस्ट एंड वर्क्स अकाउंट्स, कंपनी सेक्रेटरी संशोधन विधेयक 2021 की गहन समीक्षा के लिए इसे स्थायी समिति को भेज दिया है। ये विधेयक इस अधिनियम के तहत अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत करने का प्रयास करता है। ये इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंट्स ऑफ इंडिया और इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया सदस्यों के विरुद्ध मामलों के समयबद्ध निपटान का प्रावधान करता है। अनुशासनात्मक तंत्र को मजबूत करने का उद्देश्य संस्थानों के प्रशासनिक और अनुशासनात्मक विभागों के बीच हितों के टकराव को दूर करना और समग्र जवाबदेही को बढ़ाना है। सरकार ने हाल ही में सूचित किया है कि संविधियों में राष्ट्र विरोधी शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। हालांकि देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक, गैरकानूनी एवं विध्वंसक गतिविधियों से कठोरता से निपटने के लिए आपराधिक कानून और विभिन्न न्यायिक घोषणाएं उपलब्ध हैं। संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 ने संविधान में अनुच्छेद 31D, जिसको आपातकाल के दौरान शामिल किया गया था, इसने राष्ट्र विरोधी गतिविधि को परिभाषित किया था। अनुच्छेद 31D को बाद में संविधान के 43वें संशोधन अधिनियम 1977 द्वारा हटा दिया गया था। अगली खबर है NSE प्राइम से संबंधित। दरअसल नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने एक नई कॉर्पोरेट अभिशासन पहल NSE प्राइम की शुरुआत की है। NSE प्राइम एक ढांचा है जो सूचीबद्ध कंपनियों के लिए विनियमों द्वारा आवश्यक किए गए मानकों की बजाय कॉर्पोरेट अभिशासन के उच्च मानकों को निर्धारित करता है। NSE में सूचीबद्ध सभी कंपनियां स्वेच्छा से NSE प्राइम को अपना सकती हैं। NSE प्राइम का लाभ ये होगा कि ये भारत में कॉर्पोरेट अभिशासन मानकों के स्तर में वृद्धि करेगा, निवेशकों को उन कंपनियों की पहचान करने में सक्षम करेगा जिन्होंने कॉर्पोरेट अभिशासन के उच्च मानक लागू करने की इच्छा प्रकट की है, और सूचीबद्ध कंपनियों में निवेशकों की गुणवत्ता में वृद्धि करने में सहायक होंगे। अगला है भारतीय फ्लैपशेल कछुआ। तेलंगाना के सिरनापल्ली में वन में एल्बिनो इंडियन फ्लैपशेल कछुए को देखा गया है। भारतीय फ्लैपशेल कछुए यानी लिसेमिस पंक्टाटा भारत में पाए जाने वाले सबसे सामान्य मुलायम खोल वाले यानी सॉफ्ट शेल कछुओं में से एक हैं। ये बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, नेपाल और पाकिस्तान में पाए जाते हैं। IUCN में इसकी स्थिति लीस्ट कंसर्न की है। इन्हें भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की पहली अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र तमिलनाडु। रूस के राज्य संचालित परमाणु ऊर्जा निगम रोसोटॉम ने KNPP की इकाई 6 का निर्माण कार्य शुरू कर दिया है। विद्युत संयंत्र की 6 इकाइयों के संचालित होने पर इसे 6000 मेगावाट ऊर्जा उत्पादन की संयुक्त क्षमता प्राप्त होगी। रूस वर्ष 1988 के अंतर सरकारी समझौते और वर्ष 1998 और वर्ष 2008 में अनुवर्ती समझौतों के तहत कुडनकुलम परमाणु ऊर्जा संयंत्र का निर्माण कर रहा है। कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट आयातित PWR यानी प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर तकनीक का उपयोग करने वाला भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। भारत में मौजूदा परमाणु ऊर्जा संयंत्र दबाव वाले हैवी वाटर रिएक्टर या बॉइलिंग वाटर रिएक्टर प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हैं। इसे न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया NPCIL द्वारा विकसित किया जा रहा है। बख्तरबंद इंजीनियर टोही वाहन AERV
स्वदेश में विकसित अगली पीढ़ी के AERV के पहले सेट को भारतीय सेना में शामिल किया गया है। AERV को शत्रुतापूर्ण क्षेत्रों में स्थल पर और जल के भीतर सर्वेक्षण करने के लिए सैन्य इंजीनियरों की सामरिक और लड़ाकू आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये मैदानी, मरुस्थलीय और नदी वाले क्षेत्रों में आक्रामक और रक्षात्मक ऑपरेशन के लिए युद्धक इंजीनियरिंग सहायता प्रदान करेगा। ये प्रणाली रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी DRDO द्वारा 2 केंद्रों, वाहन अनुसंधान विकास प्रतिष्ठान VRDE अहमदनगर और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान पुणे द्वारा डिजाइन की गई है। AERV का निर्माण आयुध निर्माणी मेडक द्वारा किया जा रहा है। आइए अब बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थानों के बारे में। जापान सागर या पूर्वी सागर। एक जलमग्न रूसी पनडुब्बी ने जापान सागर से एक क्रूज मिसाइल का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। जापान सागर पूर्व में जापान और सखालिन द्वीप से और पश्चिम में एशियाई मुख्य भूमि पर रूस और कोरिया से घिरा हुआ है। ये दक्षिण में पूर्वी चीन सागर और उत्तर में ओखोत्स्क सागर से जुड़ा हुआ है। जापान सी के साथ मुख्य विवाद ये है कि जापान निकटवर्ती ओखोत्स्क सागर में रूसी नियंत्रण वाले दक्षिणी कुरिल द्वीपों पर अपना दावा करता है, जिसे टोक्यो उत्तरी राज्य क्षेत्र के रूप में संदर्भित करता है। आइए अब बात करते हैं चर्चित व्यक्तित्व के बारे में। श्रीनिवास रामानुजन। इनका जन्म 22 दिसंबर 1827 को हुआ। श्रीनिवास रामानुजन के जन्म दिवस को 22 दिसंबर को राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। रामानुजन ब्रिटेन की रॉयल सोसाइटी के सबसे युवा सदस्यों में से एक थे। ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के ट्रिनिटी कॉलेज के फेलो चुने जाने वाले पहले भारतीय भी थे। रामानुजन के गणितीय योगदान की बात करें तो इन्होंने संख्याओं का विश्लेषणात्मक सिद्धांत प्रस्तुत किया। दीर्घवृत्तीय फलन, सतत भिन्न और अनंत श्रेणी गणित को इनके योगदान हैं। उनके सबसे बहुमूल्य निष्कर्षों में से एक पाई के लिए उनकी अनंत श्रेणी थी, जो आज हमारे द्वारा उपयोग किए जाने वाले कई एल्गोरिदम का आधार है। उनके जीवन को वर्ष 2015 की फिल्म द मैन हु न्यू इन्फिनिटी में चित्रित किया गया था। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक सावधानी बरतिए, क्योंकि कोरोना अभी समाप्त नहीं हुआ है, इसलिए मास्क पहने, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें और टीकाकरण अवश्य करवाएं। और अब हमें यानी विजन IAS की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।